हेलो एंड वेलकम टू द टीचम क्लासेस। दिस इज संदीप भास्कर। और बच्चा लोग चलिए शुरू करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो कि फेडरलिज्म से है, और ये फेडरलिज्म जो ना वो सिविक्स क्लास 10 का एक चैप्टर है। ठीक है, इससे हम लोग पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन रीड्स लाइक दिस की व्हाई हैज फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया। फेडरलिज्म जो है ना वो इंडिया में कैसे सक्सीड हुआ, ठीक है, कैसे सक्सीड हुआ और क्यों सक्सीड हुआ। Which were the policies adopted by India that ensured its success। और क्या क्या पॉलिसीज जो है ना इंडियन गवर्नमेंट जो है ना अडॉप्ट की, जिसके वजह से ये जो है ना फेडरलिज्म जो है ना वो सक्सीड हुआ। तो बच्चा लोग मैं फिर से रिफ्रेश कर दे रहा हूँ कि व्हाट इज फेडरलिज्म, जबकि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, फिर भी मैं इस चीज को बता रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मानते हैं ना कि ये हमारा एक कंट्री है, एक कंट्री को मान लेते कि इमेजिन करते ये कंट्री है, और इस कंट्री का जो है ना ये पूरा ये बाउंड्री है, एंड बाउंड्री के बाद अंदर जो है ना एक तरह की गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है। तो इस तरह के कंट्री में जब कोई एक गवर्नमेंट काम कर रही हो तो इस तरह के गवर्नमेंट को ना कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में होता है क्या कि सरकार जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या कि चलिए अपने पावर को जो है ना मैं सेंटर अपने पावर को जो क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या करती है ना शेयर कर लेती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है ना अपने पावर को ये शेयर कर लेती है। तो इस तरह से हो जाता है क्या, ये एक फेडरल व्यवस्था हो जाता है, और इस तरह के पावर शेयरिंग को ना फेडरल सिस्टम कहते हैं। स्टेट और स्टेट, जैसे ये मान लीजिए कि ये छोटा सा स्टेट है, ये छोटा सा स्टेट जो है ना ये भी फर्दर जो है अपने पावर को लोकल गवर्नमेंट के साथ जो है ना वो शेयर कर लेती है। तो इस तरह से पावर का जो सेंट्रलाइजेशन होता है ना एक हाथ में नहीं बल्कि कई लेवल पे गवर्नमेंट के अंदर वो चला जाता है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल बॉडी गवर्नमेंट। और इस तरह से जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं फेडरलिज्म। मतलब ये जो व्यवस्था है गवर्नमेंट का, गवर्नेंस का, इसको कहते हैं फेडरलिज्म। तो इंडिया में फेडरलिज्म के सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है क्या, सबसे पहला कि स्पिरिट है। फेडरलिज्म के लिए ना लोगों में एक स्पिरिट है, समझे ना। और दूसरा क्या है ना कि डाइवर्सिटी फॉर द रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी। मतलब कि डाइवर्सिटी जो है ना हमारे यहाँ डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग हैं, डिफरेंट भाषा के लोग हैं, इन सब के लिए ना रेस्पेक्ट है, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रेस्पेक्ट है। ये एक सक्सेस का एक सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा जो है ना एक सबसे बड़ा जो की मोटिवेटर है वो है जो है ना सबके इच्छा में क्या है ना कि लिविंग टुगेदर, मतलब को एग्जिस्टेंस की भावना है, को एग्जिस्टेंस की भावना है। और इन सारे रीजंस की वजह से जो है ना इंडिया में जो है वो फेडरलिज्म जो है ना सक्सेसफुल रहा है। और इस सक्सेस के पीछे जो है ना एक सबसे बड़ा कारण जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ या इंडियन गवर्नमेंट भी रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने ना कुछ ऐसे पॉलिसीज को एडॉप्ट किया है जिससे कि फेडरलिज्म को ना प्रमोशन मिला, यानी कि फेडरलिज्म को बूस्ट किया है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज जो है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि फेडरलिज्म कैसे इंडिया में सक्सीड हुआ, और इसके लिए ना स्टेट गवर्नमेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो क्या क्या स्टेप ली। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला तो फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया थैंक्स टू द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, मतलब कि जो विविधता है उसके लिए रिस्पेक्ट है सबके बीच में, इसलिए ये सक्सेसफुल हुआ। एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर विद द पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय एंड कपुल्ड विद द पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब कि क्या है कि इच्छा सबके अंदर जो है ना को एग्जिस्टेंस की भावना है। इसके वजह से जो है ना हमारे यहाँ जो है ना फेडरलिज्म सरकार की नीति के अलावा, सरकार के पॉलिसीज के अलावा क्या क्या चीज़ है। पहला चीज़ है क्या कि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है यहाँ पे, मतलब लोगों को ना उसके लिए फेडरलिज्म के लिए व्यवस्था में विश्वास है। पहला चीज़ रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ये दूसरा चीज़ होता है क्या कि रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, मतलब कि विविध भाषा धर्म के लोगों के लिए ना क्या है यहाँ पे रेस्पेक्ट है। तो ये सेकंड कारण है जिसकी वजह से फेडरलिज्म का ना सक्सेस है यहाँ पे। ठीक है ना। एंड थर्ड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, और सबके बीच में क्या है ना को एग्जिस्टेंस की भावना है, मतलब लोग साथ साथ रहे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसके अलावा जो है ना वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो है ना वो क्या है ना गवर्नमेंट हमारे यहाँ फेडरलिज्म जो है ना वो सक्सेसफुल है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले फैक्टर की बात,
लिंग्विस्टिक क्या क्या गवर्नमेंट जो है ना पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, तो पहला पॉलिसी है लैंग्वेज पॉलिसी, यानी कि दैट इज कॉल्ड द लिंग्विस्टिक पॉलिसी। देखिए हमारे यहाँ ना इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया जब आज़ाद हुआ ना, तो कई सारे स्टेट्स जो है ना वो सेपरेट स्टेट बने, ठीक है, जो कि पहले किसी दूसरे स्टेट के साथ, किसी बड़े स्टेट के साथ हुआ करते थे, और उनका जो है ना भाषा के आधार पे, कल्चर के आधार पे, ज्योग्राफी के आधार पे उनको जो है ना अलग स्टेट का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो एक तो ये हुआ जिसकी वजह से क्या हो गया ना, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट मिला, उनके ज्योग्राफी को रिस्पेक्ट मिला, उनके एथनिसिटी को रिस्पेक्ट मिला, उनके लैंग्वेज को रिस्पेक्ट मिला, और इस वजह से क्या हुआ ना, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के या फिर बोले कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की वजह से क्या हुआ ना, लिंग्विस्टिक जो स्टेट जो बना, तो इससे क्या हुआ ना कि फेडरलिज्म को मजबूती मिली, और ये हमारा जो है फेडरल स्ट्रक्चर और ज़्यादा मजबूत हुआ। इसके एग्जाम्पल हैं जो कि इस तरह से क्या हुआ गवर्नमेंट बनी, इस तरह की जो स्टेट्स बने उसके एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह से जो स्टेट्स बने उसके एग्जाम्पल्स हैं। पहला है नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड। द क्रिएशन ऑफ सच स्टेट्स आर अ मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री। एंड बिल्कुल ये जब लिंग्विस्टिक आधार पे जब ये अलग बने थे, तो ये हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को भी ना एक बहुत बड़ा क्या था ना, एक टेस्ट था जो कि सक्सेसफुल रहा इंडिया में, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं पहला लिंग्विस्टिक। एंड दूसरा होता है ना लैंग्वेज पॉलिसी। देखिए इंडिया में जो है ना 40% पीपल जो है ना वो हिंदी भाषी है, यानी कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के लगभग 40% लोग जो है ना वो हिंदी भाषी हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्टिल जो है ना इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो काफ़ी केयरफुल रहा है। ये क्या है कि लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज पॉलिसी जो इंडिया अडॉप्ट की है उसके पीछे क्या है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डिड नॉट गिव स्टेटस टू द नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। किसी एक लैंग्वेज को ना नेशनल लैंग्वेज के रूप में नहीं कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हिंदी विच इज स्पोकन बाय अराउंड 40% इंडियन इज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज। और हिंदी जो है ना जो कि लगभग 40% इंडियंस के द्वारा बोले जाते हैं, ठीक है ना, मतलब कि 40% इंडियंस के द्वारा बोली जाती है हिंदी, उसको जो है ना कौन सा लैंग्वेज माना गया, उसको जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे उसको रिकॉग्नाइज किया गया कि ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। जबकि 21 अदर लैंग्वेजेस वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में जो है उन लैंग्वेज को जगह मिला, ठीक है ना, यानी कितने लैंग्वेजेस को, 21 अदर लैंग्वेजेस को। तो इसीलिए ना हमारा कंट्री में क्या हुआ ना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि सारे लैंग्वेजेस को रेस्पेक्ट दिया गया है। तो इस वजह से भी हमारे यहाँ जो है ना फेडरल व्यवस्था जो है ना, फेडरलिज्म जो है ना वो स्ट्रेंथन हुआ है। चलिए अब अगले सेंटर की बात करते हैं, चलिए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। देखिए 90s के डिकेड में क्या होता था, जब 90s का जो दशक होता था ना, तो उस समय क्या होता था ना कि कई सारी जो है ना स्टेट में रीजनल पार्टीज का एक कल्चर था कि रीजनल पार्टी का ना वो क्या हुआ ना उदय हुआ, यानी कि रीजनल पार्टी का फॉर्मेशन होना हुआ चालू हो गया, और राइज भी किए रीजनल पार्टीज। वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सारे स्टेट में, झारखंड तो खैर 2000 में बना है, लेकिन और सब स्टेट में ना, सारे स्टेट में क्या हुआ, रीजनल पार्टीज का बोलबाला शुरू हुए, यानी कि राइज करने चालू किए। अब इससे क्या हुआ ना कि हमारे यहाँ अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट जब, और एक कोलिशन एरा चालू हो गया, मतलब कि सरकार कभी भी सेंटर में जो सरकार बनी उस दशक में, तो ज़्यादातर सरकार बनी ना वो मिलीजुली सरकार बनी, यानी कि कोलिशन की सरकार बनी। और कोलिशन सरकार बनने से क्या हुआ ना कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ना स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि स्टेट में रन करने वाली पार्टियों का भी सपोर्ट लेना पड़ा। तो इससे क्या हुआ ना कि हमारा जो स्टेट और सेंटर का जो रिलेशनशिप हुआ, इन पार्टियों की वजह से, वो पार्टियों की वजह से जो रीजनल पार्टीज है उनसे भी क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ। हमारा फेडरलिज्म उनसे भी उस वजह से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि उनके साथ जो है ना कई पॉलिटिकल पार्टी जो कि सेंटर में होती थी उनका अलाइनमेंट करना पड़ता था और रीअलाइनमेंट भी करना पड़ता था, पावर शेयर करना पड़ता था। तो इस वजह से क्या हो गया ना, स्टेट और सेंटर के रिलेशनशिप की वजह से क्या हुआ कि ये जो पॉलिसी जो है ना फेडरलिज्म जो है ना वो हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग हुआ। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि 90 के दशक में क्या हुआ कि कई सारे स्टेट्स जो इंडिया के स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या हो गया ना, रीजनल पार्टीज का उदय होना चालू हो गया, यानी कि राइज करना चालू कर गए, ठीक है। एक तरह का डेवलपमेंट आया इंडियन पॉलिटिक्स में।
और इस तरह के पॉलिटिक्स में क्या हुआ ना कि कोलिशन का एक एरा चला, जबकि सरकार जो है ना, जो केंद्र में जो सरकार बनी वो ज़्यादातर सरकार जो है ना वो कोलिशन की सरकार बनी 90s के डिकेड के बाद, 90s के डिकेड से। तो इस तरह से क्या हुआ ना कि जो सेंटर की जो सरकार थी उनको जो है ना उनको डिपेंड करना पड़ता था स्टेट में चलने वाले जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन पे डिपेंड करना, जो कि स्टेट की पार्टी हुआ करती थी उन पार्टी पे भी उनको डिपेंड करना पड़ता था। तो क्या होता था, इससे क्या हुआ ना, स्टेट और सेंटर के पार्टी के बीच में ना क्या हुआ, एक रिलेशन को और भी ज़्यादा मजबूती मिला। क्यों मजबूती मिला? क्योंकि जो पार्टी सेंटर में जो गवर्नमेंट चला रही है उसको पूरा का पूरा सहयोग जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट के पार्टियों से भी चाहिए होता था। तो इसलिए कई बार उनको क्या करना होता था, अलाइनमेंट करना पड़ता था, फिर रीअलाइनमेंट करना पड़ता था, ताकि वो अच्छे से गवर्नमेंट को सेंटर में अपने गवर्नमेंट को अच्छे से चला सके। तो इस व्यवस्था के जो रीजनल पार्टी का जो राइज हुआ 90s के डिकेड में, तो इससे क्या हुआ ना, स्टेट और सेंटर का रिलेशन और भी ज़्यादा मजबूत हुआ और इससे जो है ना हमारा फेडरलिज्म जो है ना वो और भी ज़्यादा मजबूत हुआ। तो इसको जो है ना हम लोग इस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, द फेडरलिज्म रिसीव फर्दर बूस्ट आफ्टर 1990s विद द राइज ऑफ कोलिशन एरा इन द कंट्री। कोलिशन एरा का शुरुआत हुआ 1990 के बाद जो है ना हमारे कंट्री में कोलिशन एरा का, यानी कि मिलीजुली सरकार का जो है ना वो बोलबाला चालू हुआ यहाँ पे। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ मेनी रीजनल पार्टीज अक्रॉस द कंट्री, और पूरे कंट्री में ना कई सारे रीजनल पार्टीज का क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है, द अलाइनमेंट एंड रीअलाइनमेंट ऑफ पावर रिकंस्ट्रक्टेड सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, और इस तरह से पावर का जो है ना अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट की वजह से क्या हुआ ना, स्टेट और सेंटर के बीच में ना पावर का रीस्ट्रक्चर हुआ, यानी कि एक तरह से हमारे यहाँ जो है ना इस तरह से क्या हुआ ना फेडरलिज्म को ना वो दैट दिस इज हाउ दिस कह सकते, दिस बूस्टेड द फेडरल सिस्टम फर्दर। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इनटू द लोकल गवर्नमेंट एट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी लेवल हैज फर्दर बूस्टेड द फेडरलिज्म आफ्टर स्पेशली आफ्टर 1992। अब देखिए 1992 में ना एक बिल पास हुआ, मतलब कि एक कानून बना, और उस कानून के बाद क्या हुआ ना, इट इज़ मैंडेटरी कर दिया गया क्या कि हर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि लोकल बॉडी इलेक्शन हो, ये एक व्यवस्था को कायम कर दिया गया। और इसके वजह से क्या होगा ना कि अब हर स्टेट को ना पंचायत इलेक्शन यानी कि लोकल बॉडी इलेक्शन और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल बॉडी इलेक्शन का ना, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन जो है ना वो कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया गया, जिसके वजह से क्या हुआ ना फिर से जो है ना पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और इस तरह से देखते हैं क्या कि सेंटर से लेके हमारे गांव तक, शहर तक क्या हो रहा ना, कई सारे गवर्नमेंट्स जो है ना वो ऑपरेट कर रही हैं, रन कर रही हैं, और इसके वजह से क्या हो रहा है ना हमारे यहाँ जो है वो फेडरलिज्म जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। थैंक यू बच्चा लोग।